मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 165। पहले से जो प्रचलित परंपराएं हैं और उनमें फंसा हुआ जो आदमी है, उनके बारे में क्या नजरिया है? अभी इसको देख लेते हैं कि सवाल क्या पूछा गया है कि जो पहले से परंपराएं हैं, जिन परंपराओं में हम जी रहे हैं, उनको लेके बाबा जी का नजरिया पूछा गया है। और व्यक्ति का जो नजरिया है, उसमें जो आदमी फंसा हुआ है, उसके बारे में क्या ख्याल है, बाबा जी से पूछा गया है। तो अभी आप ये समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसने बाबा जी से हमारे लिए ही पूछा। अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो बचपन से हमारे अंदर भर दी गई है, चाहे वो परंपराएं या मान्यताएं धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, संप्रदाय के आधार पर हो, या किसी देश के आधार पर हो, ये मान्यताएं हम में भर दी गई हो। और यहां पर एक शब्द और यूज किया, ध्यान से सुनना, इनमें फंसा हुआ मानव, इनमें फंसा हुआ आदमी। तो जिसने भी ये सवाल पूछा है, वो स्वयं इस बात को महसूस कर रहा है कि हम वर्तमान में कुछ परंपराओं में फंसे हुए हैं, चाहकर भी उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। और ये भी देख ही पा रहे हैं कि उन परंपराओं में रहने से, उन परंपराओं में बंधे रहने से मुझे सुख तो नहीं मिल रहा। तो ये अगर समझे तो बिल्कुल हमारे लिए ही इस सवाल को पूछा गया है। आज हम भी कुछ परंपराओं में, कुछ मान्यताओं में बंधे हुए हैं। तो इसके बारे में बाबा जी क्या समझा रहे हैं, किस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं, उसको देखते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि देखिए, आपने दो शब्द प्रयोग किए हैं, एक परंपरा और एक सामान्य आदमी। परंपरा की जिक्र हम कर चुके हैं और बात हो रही है सामान्य आदमी की, अर्थात मेरी और तुम्हारी। यहां किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बात नहीं हो रही, सामान्य आदमी की बात हो रही। क्योंकि अलग अलग पदों पर, अलग अलग गद्दियों पर ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनका तो सब मर्जी के अनुसार चल ही रहा है। उदाहरण के रूप में देखें, आज मोदी जी जब चाहे वो नोटबंदी करा दे, जब चाहे वो लोगों से बात करके पेट्रोल के दाम बढ़ा दें। तो वो हो गई खास आदमी। यह बात हो रही है सामान्य आदमी की। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने परंपरा को जो समझा है, उसे चार भागों में प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी अभी जो परंपरा है, उसको चार पार्ट में बाबा जी ने डिवाइड किया है कि परंपरा किन चीजों से बनती है। तो बाबा जी लिख रहे हैं कि जो चार भाग है वो है शिक्षा, धर्म, राजनीति और व्यापार। ये चार भाग है। और देखे जाए तो यही परंपरा के कर्णधार है, यानी परंपरा का आधार जो है, जो परंपरा बनी हुई है, या तो वो शिक्षा की परंपरा है, या धर्म की परंपरा है, या राजनीति की परंपरा है, या व्यापार की परंपरा है। और अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए, पूरे देश के आधार पर या किसी राज्य के आधार पर देखा जाए, तो ये चारों
चीजें मिलकर ही परंपरा बनती है। तो ये जो 4 भाग हैं, इनके शीर्ष पर कोई बैठा हुआ है। शीर्ष का मतलब है जो इनकी सबसे बड़ी गद्दी है। तो अगर देखा जाए तो बाबा जी इनको गद्दियों के रूप में बता रहे हैं कि 4 गद्दियां हैं। शिक्षा गद्दी, राज्य गद्दी, धर्म गद्दी और व्यापार गद्दी। नौका है, इसी में प्रकारांतर से हर व्यक्ति सफर कर रहा है। ये 4 गद्दियों से ही एक नाव बनी है और हर व्यक्ति इसी नाव में सवार है। मैंने जो देखा है, परंपराएं पूर्णतः झरझर हो चुकी है, इसलिए इसमें सफर करने वालों को ये कुछ नहीं दे सकती। परंतु ये चारों परंपराएं इतना डींग हाँकती है कि हम सब कुछ आपको तारने के लिए शुरू किया है और उसी में लगे हुए हैं, किंतु तरता हुआ एक भी आदमी दिखाई नहीं देता, बल्कि जो तारने वाला है वह भी उसी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। इस आधार पर मैंने कहा कि परंपराएं सब सड़ चुकी है। सार्थकता का स्रोत है तो मनुष्य। मैंने अध्ययन किया है कि हर मनुष्य कम से कम 51% से अधिक सार्थक है। मनुष्य सुधरना चाहता है, सुधर सकता है। परंपरा सुधरने के स्थान पर दूसरी परंपरा ही स्थापित हो। परंपरा सुधरने वाला नहीं है, सुधरने की उसमें वस्तु ही नहीं है। तो बाबा जी ने कितनी क्लियर तरीके से, साफ तरीके से इन चारों गद्दियों की पोल को खोला है। इन चारों गद्दियों के मिलने से ही परंपरा बनी है। और बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो परंपराएं इन 4 गद्दियों से फलीभूत हुई है, इनके प्रभाव से जो ये परंपराएं बनी है, ये झरझर हो चुकी है। झरझर होने का मतलब है पुरानी हो चुकी। अब लोग इन्हें वैल्यू नहीं देते, इन परंपराओं को। वर्तमान युग में देखें तो आजकल के जो आधुनिक युवा है, वो इन परंपराओं को सरे से नकार रहे हैं। एक परंपरा थी कि कितने भी पाप कर लो हरिद्वार में जाके धो सकते हैं, तो ये ऐसी परंपराओं को नकार रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जो परंपराएं हैं वो बन चुकी है और अब उनको मानने के लिए लोग बाधित नहीं है, वो तर्क दे रहे हैं अपने अपने। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो परंपराएं थी, इनसे किसी को कुछ नहीं मिला, ये परंपराएं झरझर हो चुकी है। कब गिर जाए कुछ नहीं पता। ऐसी इमारत जिसकी सभी दीवारें खंडर हो चुकी है, वहां का प्लास्टर गिरने लगा, ऐसी ही इमारत के साथ बाबा जी ने उनकी तुलना की है। इसलिए इसमें सफर करने वालों को कुछ नहीं दे सकती। अब चूंकि बाबा जी ने ये जो 4 गद्दियां हैं, इनको एक नाव के रूप में बताया था कि ये लोगों को लगता है कि ये नाव, इसमें बैठकर ये जो परंपरा की नाव है, इसमें लोग बैठकर तर जाएंगे। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि नाव भी खराब हो चुकी है, ये नाव की लकड़ियां सड़ चुकी है, इसमें बैठकर कोई पार होने वाला नहीं है। लेकिन ये परंपरा, जो चारों परंपराएं हैं, ये इतनी डींग हाँकती हैं, यानी स्वयं की इतनी बड़ाइयां करती हैं कि ऐसा लगता है पता नहीं मानवता की भलाई के लिए इन्होंने कितने कितने महान काम कर दिए। ये कहते हैं कि हमने अपना सारा जीवन दूसरे लोगों को तारने में लगा दिया, यानी दूसरे लोगों की भलाई में लगा दिया, जबकि तरा वरा कोई कुछ नहीं है। आज भी तुम समाज में देखोगे तो समाज में वही दीनता, हीनता और क्रूरता है। समाज में वही ईर्ष्या और नफरत है। कोई तरह नहीं है, किसी का भला हुआ नहीं है, कोई सुखी हुआ नहीं है। क्योंकि ये परंपरा इतनी सार्थक होती
तो आदमी सुखी होता। लेकिन आज देख लो समाज में अगर एक सिंगल आदमी भी सुखी मिलता है तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे हैं कि हमने लोगों को तारा है, लोगों का बेड़ा पार किया है। बाबा जी कहते हैं ऐसे किसी तरते हुए आदमी को मैंने देखा नहीं है, बल्कि जो तारने का दावा कर रहा है वो भी इन्हीं परंपराओं में डूबा हुआ है। जो ये कह रहा है ना कि मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, अल्टीमेटली वो भी इसमें डूबा ही हुआ है। इस आधार पर ही बाबा जी कह रहे हैं कि ये परंपराएं सड़ी हुई है। अगर ये परंपरा सार्थक नहीं है, सार्थक है तो मानव ही सार्थक है। और बाबा जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति सही है। सार्थक का मतलब सही है, वो गलत नहीं है। हर मानव 51% यानी आधे से ज्यादा सही ही है। उसको बस एक हल्की सी ग्लिम्स चाहिए कि जाना किधर, वही नहीं मिल पा रही है। बल्कि उस जागृति के या उस समझने के एहसास को लेकर इन लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा दी इन गद्दियों के सहारे, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हुआ। तो बाबा जी बता रहे हैं कि 51% तो आदमी ठीक ही है। मनुष्य सुधर सकता है क्योंकि जो ऑलरेडी 51% है वो सुधरना ही चाहता है। परंपरा सुधारने के नाम पर दूसरी परंपरा ही स्थापित होगी। अभी क्या हो रहा है, आदमी एक परंपरा में आगे, एक मत में, एक संप्रदाय में आगे बढ़ता है, उसको लगता है कि इसमें तो कुछ हुआ नहीं, कुछ लाभ हुआ नहीं, फिर विपरीत तरफ मुड़ जाता है। तो एक परंपरा से दूसरी परंपरा में शिफ्टिंग ही हो रही है, भला नहीं हुआ। अभी बाबा जी ने पिछली पुस्तक में भी कहा था कि मनुष्य ये तराजू के दो पलड़े हैं, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद। वो इसमें झूल रहा है। जब भक्ति विरक्ति उसने करके देख ली, उसको कुछ नहीं मिला, साधना कर ली, तपस्या कर ली, भगवान के गीत गा दिए, भजन कर दिया, आरती कर दी, मंदिर में घंटी बजा दी, कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये भौतिकवाद की तरफ आता है कि भाई भगवान का नाम लेके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, खाओ पियो मजे करो, पैसा है उड़ाओ, इंजॉय करो। तो इधर से इसका शिफ्ट इधर हो रहा है। फिर ये देख रहा है यार इंजॉय करके भी देख लिया, ये परमानेंट सुख वाली तो बात नहीं है। जब तक खा रहा हूं मजा आ रहा है, उसी चीज को जब मैं ज्यादा मात्रा में खा लेता हूं तो फिर वो मजा खत्म हो जाता है। यानी भौतिकता से मिलने वाला सुख भी क्षणिक ही है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलता। तो फिर से वही हाथों में घंटी उठा लेता, जय श्री राम, वो भजनों में, कव्वालियों में, गीतों में, अपनी वही परंपराओं में लग जाता है। तो अभी लटक रहा है दोनों में। तो क्या हो रहा है, इस परंपरा से दूसरी परंपरा में केवल उसका शिफ्ट हो रहा है, उसका भला हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया, ऐसा अभी हुआ नहीं। तो बाबा जी यही कह रहा है कि परंपरा सुधरने के स्थान पर दूसरी परंपरा स्थापित होगी। परंपरा सुधरने वाला नहीं है, सुधरने की उसमें कोई वस्तु है ही नहीं, परंपरा में कोई सुधार होना ही नहीं है। बेटा मेरा काले वाला बैग ला दे, टीवी बंद कर दे, और सामने वाले पॉकेट में वो होगा बाम, वो दे देंगे। आगे बाबा जी क्या समझा रहे हैं कि सार्थक शिक्षा हो, निरर्थक शिक्षा हो, सार्थक राज्य हो, निरर्थक राज्य हो। शिक्षा की परंपरा, राज्य की परंपरा तो रहेगी। किसी भी राज्य को देखो, किसी भी राज्य में ये तीनों चीजें, शिक्षा है, धर्म है, राज्य है और व्यापार है, ये तो रहेगा ही, चाहे ये सार्थकता के अर्थ में हो या निरर्थकता के अर्थ में हो। इनके बिना तो राज्य की कल्पना की नहीं जाती, ये तो होगा ही। जिसमें सार्थक होगा वो सार्थक राज्य है, एक सुखी राज्य है। जिसमें निरर्थक होगी
वो निरर्थक राज्य, इतना ही होना है। लेकिन इनके बिना कोई राज्य हो सकता है ऐसा नहीं है। जैसे वर्तमान का मूल तत्व है शासन, जिसका आधार है संविधान, जिसके मूल में है शक्ति केंद्रित शासन। तब भी ढीली चलती बेटा, थोड़ा ना इस टाइम पे आके हेडेक बन जाता मेरे को डेली। अभी वर्तमान में देख लो, किसी भी राज्य को देख लो, राज्य के मूल में एक संविधान है। संविधान नियमों की एक पुस्तक है जिसमें क्या कब कैसे होना है उसका वर्णन है। लेकिन इस संविधान को भी देखोगे तो इसमें जो शासन व्यवस्था है, उस शासन के आधार पर, शक्ति के आधार पर ही ये सारे संविधान बने हुए हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटे? राज्य व्यवस्था। हर राज्य के अपने कुछ मूलभूत नियम हैं जिसको संविधान कहा गया। और ये सारे जो संविधान, जितने भी नियम बने हैं, वो टोटली शक्ति बेस है। यानी कि सुधार के लिए हमें क्या है? शक्ति करनी होगी। अगर हमें ट्रैफिक नियमों में सुधार करना है तो शक्ति करनी होगी, चालान काटने पड़ेंगे। अगर हमें कोई भी सार्थक काम करना है वो तो तभी पॉसिबल है जब हम चालान लगा दे, जुर्माना लगा दे, तभी उसका होगा। तो केवल शक्ति और ताकत के दम पर राज्य हो रहा, जिसका मतलब है गलती को गलती से रोको। अब शक्ति केंद्रित शासन का बता रहे क्या है? अगर हम भारत को भी देखें तो भारत एक शक्ति केंद्रित शासन है। यह राज्य की शक्तियां हैं जो डू एंड डोंट्स को डिसाइड करती है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो ठीक है, ऐसा नहीं करोगे तो सजा होगी, जुर्माना होगा। इस टाइप की व्यवस्था यहाँ पर, इस टाइप का संविधान है। और इसमें हो भी क्या रहा है? वर्तमान अगर हम शासन व्यवस्था में देखें तो अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराध से ही रोका जा रहा है, कोई गलती करता है तो उसको गलती से रोका जा रहा, युद्ध को युद्ध से रोका जा रहा। इसमें आदमी का क्या होना है? रोकने से क्या सुधरेगा? जितना रोकने गए उतना ही अपराध, युद्ध बढ़ता गया। ये तो सबके सामने है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी अगर कोई गलती कर दे रहा है तो हम भी उसके साथ कौन सा भला काम करते हैं? हम भी तो गलती करते हैं ना। किसी ने चोरी की, उसको जेल में डाल दिया। किसी ने आदमी को मारा, उसको फांसी पर लटका दिया। किसी ने बैंक में डकैती डाली, गबन किया, उसको जेल में डाल दिया। अब देखना है जेल में डालने से, फांसी देने से या जुर्माना करने से क्या वो व्यक्ति सुधर गया? भाई एक व्यक्ति ने गलती की, उसने किसी को मारा, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो उसे मार ही रहे हो। अब तुम कहोगे जी ये तो गलत बात है, सजा तो होनी चाहिए। तो सोचना पड़ेगा कि क्या सजा से वो ठीक हो रहा है? ट्रैफिक में जो जुर्माना था उसे 100 से बढ़ा के 500 और 500 से बढ़ा के 5000 कर दिया। तो क्या सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं कम हो गई? क्या सारे के सारे व्यक्ति हेलमेट लगाकर ही स्कूटर चला रहे हैं? क्या आज रेड लाइटें जंप नहीं हो रही हैं? क्या आज भी लोग फास्ट ड्राइविंग नहीं करते? और मान लो कैमरे लगा भी दिए तो जहां कैमरे लगे हैं वहां ब्रेक लगा लेते हैं, जहां कैमरे नहीं लगे वहां गाड़ी को भगाते ही हैं। तो अल्टीमेटली इतना ही है, ये जो अपराध से अपराध को, चोरी से चोरी को समाप्त करने की जो परंपरा थी, ये जो नियम थे, क्या इनसे समाज में कोई सुधार आया या बढ़ गया? इसको भी देखना है, क्योंकि रोकने से तो कुछ सुधरेगा नहीं। अगर सुधार आना है तो समझ के साथ ही आएगा।
कोई पूछ रहा बेटा अंजलि? बोलो बेटा। तुम्हें लग रहा है बेटा, अब ये बताओ, तुमने रेड लाइट को जंप किया, तुम्हारे घर पे चालान आ गया, तुमने चालान भर दिया। अब तुम रेड लाइट पर जाते ही पहले क्या देखते हो कि कहीं कैमरा तो नहीं लगा? कैमरा लगा है तो ठीक से खड़े हो गए, नहीं लगा तो निकाल ले गए गाड़ी। ऐसा होता है या नहीं होता? मैं अपनी गाड़ी को 80 प्लस भगाता हूं, लेकिन मुझे जहां जहां पता लगता है कि कैमरा लगा है, मैं ब्रेक मार के वहां पे 60 कर देता हूं। जहां कैमरा नहीं है वहां 80 ही चलती है। तो क्या मेरे में कोई सुधार आ गया? क्या अपराध को अपराध से रोकने में, गलती को गलती से रोकने में वो अपराध खत्म हो गया? मैंने चोरी की, मुझे जेल में डाल दिया, साल भर बाद में जेल से निकलता हूं, तो क्या मैंने चोरी करना बंद कर दिया या मैं अब और बड़ी चोरी करता हूं? क्या लगता है? एक गिलास पानी। क्या लगता है बेटा? क्या लगता है शानवी? आज शानवी शांत बैठी है। तो ये जो हम गलती से गलती को रोक रहे हैं, क्या इससे आदमी समझ गया है क्या? तो अभी जो राज्य परंपरा है वो भी टोटली सड़ गई है, गल गई है। और दूसरी बात, ये चालान बढ़ाने से आदमी समझदार हुआ या करप्शन बढ़ा है? जो ट्रैफिक के सिग्नल पर हवलदार खड़ा है, इसने तुम्हारे को बगैर हेलमेट पकड़ लिया, पहले वो रिश्वत देके छोड़ने के लिए 100 रुपये लेता था, क्योंकि चालान ही 100 रुपये का था, तो 50 रुपये में मान जाता था। अब चालान ही 50 रुपये 100 से लेके 500 हो गया है, तो रिश्वत का अमाउंट भी 100 से 200 रुपये बढ़ गया है। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? जो पहले हवलदार 500 रुपये लेके 50 रुपये लेके छोड़ता था, अब वो 200 मांगने लगा है। जो 500 लेके छोड़ता था वो 1000 मांगने लगा है। इससे अपराध बढ़ा या घटा? बताइए। बोलो बोलो। तो अपराध को अपराध से रोका जाएगा तो अपराध खत्म नहीं होगा, अपराध बढ़ेगा। गलती को गलती से रोका जाएगा तो गलती खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। मैंने इस चीज को अपने आप में देखा है। किसी बच्चे ने कोई गलती की, हम क्या करते हैं? डंडा उठाया और हो गए शुरू, मार दिया, पीट दिया, धमका दिया, सबके बीच में इंसल्ट कर दिया। तो क्या बच्चे ने गलती करना बंद किया? हाँ, इतना जरूर हो गया, जब मैं उसकी आंखों के सामने से गुजरता हूं तो वो चुपचाप होकर सीधा बन के बैठ जाता है। लेकिन क्या उसने गलती करना बंद किया? मैं जैसे ही निकलता हूं वो फिर से गलती करता है। मेरा काम उसको गलती करने से रोकना था या उसको पीटना था? शिक्षा के क्षेत्र में ही हम देख रहे हैं। तो क्या उसकी गलतियां कम हो गई? अंजलि, मान लो अगर अंजलि होमवर्क नहीं करती और अंजलि की कोई वस्तु समझ में भी नहीं आ रही है,
और टीचर उसकी समस्या को हल नहीं कर रही है, बल्कि होमवर्क क्यों नहीं किया, हाथ ऊपर कर लो, डंडे खा लो, पीट दो, ऐसा ही हो रहा है। तो क्या इससे अंजलि समझ रही है? या अंजलि केवल उसी टीचर का होमवर्क कर रही है जो उसको पीटता है, मारता है, धमकाता है? क्या अंजलि ये समझ पाई पिटाई करने से कि होमवर्क करना ज़रूरी है? या अंजलि ये समझ पाई कि उसी टीचर का होमवर्क करना है जो डाँटता है, पीटता है, धमकाता है? क्या लगा? अंजलि जवाब देगी। तो अब कहाँ पर आ रही है? अपराध को अपराध से रोकना है, ये अपराध को जड़ से समाप्त करना है। हम काम कहाँ पे कर रहे हैं? मैं अपने स्कूल का अभी एक प्रेजेंट ही आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ पे फिजिकल टीचर 4 हैं। तो 2 5 है, बल्कि 2 एक जगह असेंबली कराते, 2 एक जगह असेंबली कराते। मैं असेंबली में जाके केवल उनको देखता हूँ, उनकी हेल्प करता था। तो सर ने बोला कि आप बड़े बच्चों की असेंबली कराइए बाहर, आप छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए। मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि बच्चों को सँभालने के लिए लाइनों के बीच में टीचर भी खड़े हैं। जैसे अपने स्कूल में होता ही था, कहीं-कहीं टीचर खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा लगभग 20 बच्चे एनसीसी वाले हैं, जो बच्चों को निर्देश दे रहे हैं, यहाँ नहीं, ऐसे खड़ा हो जा, वैसे खड़ा हो जा, एक हाथ का फासला ले ले, ऐसे कर ले। फिर जब बच्चे बैठ जाते हैं और उठ के लाइन में एक-एक लाइन करके जाते हैं, तो जो लाइन चल रही है उसके बच्चे तो खड़े ही हैं, अलग-अलग लाइन के बच्चे भी खड़े हो जाते हैं। बीच में से कभी कोई भी खड़ा होके अपनी पैंट झाड़ने लगता है। और टीचर चिल्लाते थे, बैठ जाओ। एनसीसी वाले बच्चे भागते थे, बैठ जाओ, पैंट मत झाड़ो। नहीं हुआ। जैसे अपने स्कूल में होता था, जो बच्चे बैग लेके घर पे से डायरेक्ट आते थे, वो बैगों को रखते थे पहले, एक साथ झुंड बना के, स्टेज के आजू-बाजू, स्टेज के ऊपर। यहाँ भी यही हाल था। मैंने बेटा आज मेरे ख्याल से मेरा तीसरा या चौथा दिन है। दूसरे दिन से ही ऐसा हो गया कि एक-एक लाइन उठ के जा रही है और जब तक अगले वाला बच्चा खड़ा नहीं होता, पिछले वाला बैठा रहता है। ना कोई मारपीट, ना कोई कुछ और। कल मैंने टीचरों को साइड कर दिया था, भाई सभी टीचर साइड में खड़े हो जाएँ, परसों। और आज मैंने एनसीसी वाले बच्चों को भी बोल दिया, तुम साइड में हट जाओ। ये जानवर नहीं है, ये भैंस नहीं है, जिसको कि तुम घेर के तबेले में लाके खड़ा कर दोगे। ये इंसान है, इंसान में समझ है और बच्चा समझ सकता है। और मैंने वहाँ बच्चों से पहले दिन जो बात की थी, इतनी बात की थी कि एक व्यक्ति को सुधारना आसान है या पूरे स्कूल को सुधारना आसान है? तो सभी बच्चों ने कहा, जी, एक व्यक्ति को सुधारना आसान है। तो मैंने कहा, भी ठीक है, सुधार लो। किसको सुधारोगे? तो बेटा अपने आप को ही सुधार लो। दूसरा क्या कर रहा है, छोड़ दो। मैं अपनी लाइन में बैठा हुआ हूँ। मैं तब तक नहीं खड़ा होऊँगा जब तक या तो सर मुझे नहीं कहेंगे या मेरे से अगला बच्चा जाने के लिए नहीं खड़ा होगा। मुझे तब तक नहीं खड़ा होना है। पीछे वाला खड़ा रहे। 10वीं क्लास का खड़ा रहे, 8वीं का खड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हर बच्चा अपनी ज़िम्मेदारी ले ले, तो मुझे इन एनसीसी वाले बच्चों की ज़रूरत नहीं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। क्योंकि हम मानव की संतानें हैं, हमारे अंदर समृद्ध मेधस हैं। हम समझ सकते हैं और समझकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। और बेटा टचवुड है, वो बच्चे समझ गए। अल्टीमेटली समझ गए। और कुछ बच्चे जैसे तुम लोग यहाँ से निकले हो, वहाँ से भी कुछ बच्चे निकल के आएँगे, सर देखिए आज मैं ईमानदारी से जिया हूँ। आज मैंने होमवर्क भी कंप्लीट किया है। बच्चे आके रिपोर्ट देते हैं अपनी।
तो कम से कम बाबा जी की इस बात को मैं अपने अंदर प्रूव होता देख रहा हूं कि अपराध को अपराध से नहीं, गलती को गलती से नहीं, युद्ध को युद्ध से नहीं, बल्कि समझ से जीता जाएगा। तो इसमें बाबा जी आगे और क्या बता रहे हैं। अब ये तो बात होगी हमारी धर्म गद्दी, राज्य गद्दी की, जो हमने देखा। आगे बाबा जी व्यापार गद्दी का बता रहे हैं कि व्यापार का व्यसन तो शोषण से छूटता ही नहीं है। धर्म का व्यसन है सबको आश्वासन देना और सम्मान पाना। आश्वासन क्या देना? पापी को तारूंगा, स्वार्थी को परमार्थी, अज्ञानी को ज्ञानी बनाएंगे। व्यसन का मतलब होता है जो नशा होता है। तो जितने भी व्यापारी लोग हैं उनको नशा है। किस चीज का नशा है? शोषण का, लोगों को लूटने का, ज्यादा लाभ कमाने का। ऐसे जो धर्म है, इस धर्म में भी एक नशा है, और वो नशा क्या है? आश्वासन देने का और सम्मान पाने का। लोगों को आश्वासन देते रहो, झूठे आश्वासन। ये कर लो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ये कर लो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, ये कर लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वो कहता है कि तुम स्वार्थी हो, मैं तुम्हें परमार्थी बना दूंगा। तुम अज्ञानी हो, तुम्हें किसी बात की नॉलेज नहीं है, मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा। और बड़े बड़े गुरु ज्ञान दे ही रहे हैं, गुरु मंत्र दे ही रहे हैं। और बाद में जब उन गुरुओं की पोल पट्टी फटती है, उनकी करतूतों का भांडा फूटता है। ये भांडा फूटते हुए हमने सभी ने देखा है। तो बाबा जी ने यहाँ पे धर्म गद्दी, शिक्षा गद्दी और राज्य गद्दी के बारे में बता दिया, व्यापार गद्दी के बारे में बता दिया। इन आश्वासनों को पूरा होने का कोई प्रमाण मिलता नहीं है। मानव जाति आज तक सोचती रही कि मैं गलत हूं, परंपराएं सही है। यहां से मैं आदमी की आंख खोलना चाहता हूं, परंपराओं की आंखें नहीं। मैं परंपराओं से लेन देन नहीं करता हूं, मैं एक आदमी हूं, आदमियों से संबंधित हूं। बाबा जी कह रहे कि परंपराओं से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा संबंध आदमी को है। आदमी समझ गया तो समझदारी की परंपरा चालू हो जाएगी। आदमी भ्रमित होगा तो भ्रम की ही परंपरा होगी। और वास्तव में देखा जाए तो अभी ये जो 4 गद्दियां जो है, ये चाहती ही नहीं कि आदमी इनके चंगुल से निकले। अगर आज की वर्तमान दशा का कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो ये 4 गद्दियां है। बाबा जी कह रहे हैं कि 51%, यानी एक आदमी में 51% सही तो है ही। कोई भी आदमी 50% से ज्यादा नासमझ नहीं है। हर आदमी को लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूं क्योंकि उपाय नहीं है। मुझे पता है कि मैं कितना भी पैसा कमा लूं, पैसे से सुख नहीं मिलता, फिर भी लगा हुआ। किसी से पूछा जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? जी 10 करोड़ दे दो, दे दिए 10 करोड़। लेकिन जब देखा कि पड़ोसी गाड़ी ही 10 करोड़ की ले आया, या पड़ोसी ने मकान ही 10 करोड़ का बना लिया, तो वो 10 करोड़ भी उसके सुख का नहीं, दुख का कारण बन गए। क्योंकि पैसे से समझ नहीं आती, समझ आती है समझने से। और आदमी कब समझेगा? जब उसमें समझने की इच्छा जागृत होगी। नहीं तो देखो ना, कितने सारे बच्चे स्कूल में हैं, पूरी क्लास से बात होती थी, लेकिन समझने की इच्छा कौन दिखा रहा है? समझने का साहस कौन जुटा पा रहा है? वही 3-4 बच्चे। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हो क्या रहा है? ये परंपरा के जो 4 स्तंभ थे, इन्होंने मानव को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रखा। मानव हमेशा से सुख का प्यासा है। उसी बात का फायदा उठाकर इन्होंने सुख देने के लिए केवल और केवल मानव का शोषण ही किया है। यहां तक क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया कि परंपराओं से किसी का भला हुआ नहीं है, और इन परंपराओं में व्यक्ति फंसा ही हुआ है।
तो बाबा जी का क्या नजरिया? तो बाबा जी कह रहे भैया परंपराएं सड़ चुकी हो, इन परंपराओं से किसी का भला होगा ही नहीं। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि एक तरफ तो आप परंपराओं को सड़ा हुआ बताते हैं, जबकि आदमी उसी परंपरा में पक कर आया है। तो आदमी को भी उस परंपरा में पकने की वजह से सड़ा हुआ होना चाहिए। तब भी आप कहते हैं कि 51% आदमी सार्थक हैं। तो उसके सार्थक होने का क्या तात्पर्य है? देखो कितनी बढ़िया तर्क दिया है, इसने कितना अच्छा सवाल पूछा है कि बाबा जी आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि परंपराएं सड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ कहते कि इन्हीं परंपराओं में उलझा हुआ आदमी 51% तो सही है। ऐसा कैसे? भाई जिस घर में हम रहते हैं उसी में आग लग गई तो हम कैसे बचेंगे? जब जिस घर में हम रहते हैं वही सड़ गया तो हमारा विकास कैसे होगा? हम कैसे बचेंगे उस गंध से, उस दुर्गंध से? तो बाबा जी कहते हैं अभी 4 परंपराओं की बात कही गई है, उसमें बैठे लोगों के सुधार की जिज्ञासा नहीं है। गद्दी परस्तों को और गद्दी के दस्तावेजों में जिज्ञासा का आधार नहीं है, इस आधार पर वह सड़ चुकी है। जबकि हर आदमी के किसी कोने में जिज्ञासा उदय होता ही रहता है। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि आदमी 51% सही है। तो बाबा जी कह रहे कि जो इन लोग इन गद्दियों पर काबिज है, यानी जो लोग इन गद्दियों पर बैठे हुए, उन लोगों में सुधार की कोई जिज्ञासा नहीं, ना इनको सुधार चाहिए। मैंने बताया था ना बेटा कि इन गद्दियों पर जो लोग बैठे हैं वो खास लोग हैं। शोषण आम आदमी का होता है, तो ये खास आदमी अपनी वैल्यू को डाउन नहीं होने देंगे, इसलिए इन गद्दियों को छोड़ेंगे नहीं, इन पर काबिज रहेंगे। और यही बात कह रहे हैं कि जो लोग इन गद्दियों पर काबिज हैं, जो भी इन गद्दियों पर बैठे हैं, उनमें सुधार की कोई जिज्ञासा नहीं, उन्हें सुधार चाहिए नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि वो सड़े हुए हैं। जबकि जो आम आदमी है उसमें सुख पाने की इच्छा बनी ही हुई है। वो जब भी कुछ कर्म करता है ये सोचकर कहता है कि इसमें किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, अच्छाई बुरी बुराई का ध्यान रखते हुए वो कर्म कर रहा है। और उसमें जिज्ञासा भी बनी रहती है। किसकी जिज्ञासा? सही करने की। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि आज भी आदमी 51% से अधिक है ही। कितना भी बिगड़ा हुआ आदमी हो, मैक्सिमम वो 50%, मिनिमम 50% तो वो सुधार के साथ है, उसमें सुधार की संभावना बनी हुई। यहां तक क्लियर बेटा? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? क्योंकि हमारे पास 20 मिनट है, हम चाहे तो 20 मिनट में कुछ डिस्कस कर सकते हैं या अगला पर्सन हम पढ़ सकते हैं। बताइए क्या करें? या तो अपन इन्हीं पर डिस्कस कर ले दोनों सवालों पर, या आगे पढ़े तीसरा सवाल, क्या बोलते हैं? क्योंकि 20 मिनट बची है, थोड़ा इसका जवाब लंबा है तो ये अटक ही जाएगा, आज पूरा नहीं होगा। या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको खत्म करते हैं, कल दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, वो एक दिन का है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि आपने जो अगला प्रश्न है, आपने विकास की बात की है, विकास क्रम विकास। अभी तक तो हम गांव में सड़क बन जाना, बिजली लग जाना, आमदनी बढ़ जाना, इसी को विकास कहते थे। तो आपकी नजरों में विकास क्या है? अभी देखिए कितनी मतलब पीड़ा की बात है। हम बात करते हैं विकास की, मोदी जी भी कहते कि हमारे आने से विकास हुआ, कोई भी सरकार कहती कि हमने विकास किया, तो वहां विकास का आधार किसे माना गया? सड़कें बनवा दी, पुल बनवा दिए, हाईवे बनवा दिए, या एयरपोर्ट बनवा दिए, वाहन
जो सुविधा है उसको सुचारू रूप से कर दिया, अच्छा कर दिया, इसी को विकास कहा गया। और लोग इसी को विकास मानते हैं। और बाबा जी बार-बार विकास की बात कर रहे हैं। तो बाबा जी से पूछ रहे हैं कि आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? तो बाबा जी बता रहे हैं कि चेतना विकास ही मानव में विकास है। किंतु अभी तक विकास सड़क बन जाना, इमारत बन जाना ही कहते रहे हैं और हर तहसील में जेल बन जाए इसको भी विकास कह रहे हैं। अभी देखिए, जब सरकार विकास के काम गिनवाती है तो उसमें जेल बनवाना भी एक विकास का काम है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जेल बनवाने से किसका विकास हो रहा है। ठीक है, सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहा है, धर्म की अवस्था में माने तो इसको हम विकास समझ ही रहे, लेकिन जेल बनवाना भी विकास। तो चमका हुआ मकान को विकास कहते हैं। अगर मकान जो है अंदर से चाहे कितना भी कमजोर है, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टर करके एक अच्छी सी सफेदी मरवा दी तो वो नया लगता है, उसको चमका दिया, इसे भी विकास मान दिया। इसमें हमारा बहुत बड़ा विरोध नहीं है, क्योंकि मनुष्य की सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा में जो साधन चाहिए उसके क्रम में ही ये समाहित होते हैं, किंतु इसको उपयोग करने के क्रम में सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। यांत्रिक चेतना से हम कहीं न कहीं गलती और अपराध में चले जाएंगे। मानव को कहीं न कहीं सामाजिक चेतना, व्यावहारिक चेतना, व्यवस्था की चेतना की आवश्यकता है। विकसित चेतना सहज समझ के क्रम में ही यह जीवन विद्या की बात रखी गई है। इसके बाद शिक्षा का मानवीकरण एक प्रस्ताव है और उसके पश्चात परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था एक प्रस्ताव है। इन तीनों प्रस्ताव के आधार पर एक नजर डाले तो हम जितना कम से कम धरती को घायल करेंगे उतना ज्यादा दिन हम टिकाऊ रहेंगे। तो बाबा जी आगे क्या समझा रहे भैया कि मकान को चमका दिया तो लगा कि विकास हो गया। और बाबा जी कह रहे कि अगर कोई मकान चमका रहा है तो इससे हमें कोई विरोध भी नहीं है, किंतु इसको उपयोग करने के क्रम में सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। मनुष्य की जो आवश्यकता है, सामान्य आवश्यकताएं या महत्वाकांक्षाएं, उनको आप प्राप्त कीजिए। बाबा जी कह रहे कि मुझे कोई पीड़ा नहीं है अगर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके प्रयोग में जो वो इनका प्रयोग करे तो वहां पर चेतना विकास का ध्यान रखना चाहिए। वहां सामाजिक चेतना की जरूरत है। यानी मेरे पास कोई संसाधन है, मैं उसका किस विधि से प्रयोग करूं जिससे भूमि भी बीमार ना हो, मैं भी बीमार ना हूं और व्यवस्था बनी रहे। यांत्रिक चेतना में हम कहीं ना कहीं गलती और अपराध में चले जाएंगे। अभी जो यांत्रिक चेतना है, यानी जो मैकेनिकल युग है, इसमें हमसे कोई ना कोई गलती हो ही गई और हम कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में बह ही सकते हैं। तो मानव को कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना, व्यावहारिक चेतना, व्यवस्था की चेतना की आवश्यकता है ही। विकसित चेतना सहज समझ के क्रम में ही यह जीवन विद्या की बात की गई है। विकसित चेतना तो अभी देख लिया भैया कि सामाजिक चेतना, व्यावहारिक चेतनाएं और व्यवस्थित चेतना जो है, मानव को इनकी जरूरत है ही, क्योंकि तीनों अपने आप में एक व्यवस्था है और व्यवस्था के रूप में मानव इनको चाहता ही है। इसके बाद शिक्षा के मानवीकरण का प्रस्ताव है। पहले चेतना के स्तर पे काम करना है। सामाजिक, व्यावहारिक चेतना और व्यवस्था की चेतना, इनकी जरूरत है। विकसित चेतना सहज के कर्म में ही यह जीवन विद्या की बात रखी हुई है। यानी हमें विकसित चेतना को प्राप्त करना है, यही हमारे लिए विकास है। हम जीव चेतना से गए और विकसित चेतना में पहुंच गए, इसी को विकास कहा गया है। यानी आदमी समझ गया है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है।
अभी तक क्या हो रहा है कि जितना कम से कम धरती को घायल करेंगे उतना ही हम लंबे समय तक जिएंगे। और हम कर क्या रहे हैं? विकास के नाम पर, विज्ञान के नाम पर, प्रयोगों के नाम पर, अनुसंधानों के नाम पर हम पृथ्वी का शोषण ही कर रहे हैं, पृथ्वी को लूट ही रहे हैं। धरती को ही बर्बाद करके आदमी कहाँ रहेगा? इसलिए मनुष्य विकसित हो गया। इसका आधार है कि मनुष्य परिवार में समाधान और समृद्धि को प्रमाणित कर सके, हर मनुष्य को एक ही जाति का समझे, व्यवहार कर सके और मूल्यांकन कर सके, अर्थात सामाजिक हो। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? विकसित चेतना में ही जाना। और मनुष्य की चेतना विकसित हो गई, इसका उदाहरण क्या है? कैसे पता लगेगा कि चेतना का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्या बताया भैया? बहुत बढ़िया बात की है कि मनुष्य परिवार में समाधान और समृद्धि को प्रमाणित कर सकता। अगर मनुष्य ने समाधान और समृद्धि को अपना प्रमाणित कर दिया तो इसका अर्थ है कि वो विकसित चेतना है। हर मनुष्य को एक ही जाति का समझे। विकसित चेतना का अर्थ क्या है? कि मानव में ही भेद ना करे, सब मानव एक समान हो जाए। व्यवस्था का मतलब है पांचों आयाम में भागीदारी कर सके। अभी हमने व्यवस्था की बात की थी। व्यवस्था के 5 आयाम थे। पहला आयाम शिक्षा था और संस्कार। कल लिखवाए थे ना बेटे ये 5 आयाम। पहला था शिक्षा और संस्कार। दूसरा कौन सा था? न्याय और सुरक्षा। तीसरा था उत्पादन, चौथा विनिमय और पांचवा किसी को ध्यान है? हमने किया था भी पांचवी को सबसे लास्ट में क्यों किया गया है? मनुष्य किन आयामों में जीता है? अगर मनुष्य को भ्रमित अवस्था में या समझदारी की अवस्था में अपने सेवाएं देनी तो कहाँ देगा? या तो में, शिक्षा और संस्कार में, या शिक्षा संस्कार के बाद कहाँ देगा? न्याय और सुरक्षा में। या फिर वो उत्पादन करेगा? उत्पादन नहीं करेगा तो विनिमय अर्थात दुकानदारी करेगा। एक अल्टीमेटली और है जहां वो सेवा देनी है उसकी, और वो है स्वास्थ्य और संयम। हमने सवाल भी पूछा था कि बाबा जी ने सबसे पहले जब विकसित चेतना होगी तो उसमें सबसे पहले स्थान किसका होगा? शिक्षा और संस्कार का। और सबसे अंतिम जो स्थान होगा वो स्थान होगा किसका होगा? कौन बताएगा? सबसे पहले शिक्षा और सबसे अंत में क्या आएगा? बता सकता है कोई बच्चा? लिखा था किसी ने? शानवी क्या क्या लिखा था जिन 5 आयामों में इंसान जीता है? नहीं लिखा था तो लिख लो, ये बार बार रिपीट होगा। मनुष्य किन 5 आयामों में रहता है या किन 5 आयामों में अपनी सेवाएं देता है? नंबर 1 शिक्षा और संस्कार। कौन कौन बच्चा लिख रहा है? हाथ खड़ा करके बताएं। या किसने लिखा है? ये पहले भी आया था 2 दिन पहले। अंजलि लिख रही हो या लिखा हुआ है? ठीक है, तो लिखो। कौन व्यवस्था के 5 आयाम कौन कौन से हैं? नंबर 1 शिक्षा और संस्कार। नंबर 2 सारे लिखो बेटा ये। नंबर 2 न्याय और सुरक्षा। नंबर 3 उत्पादन। नंबर 4 विनिमय। और आखिरी और नंबर 5
स्वास्थ्य और संयम, ये हमने सवाल भी पूछा था कि स्वास्थ्य और संयम को पहले बाद में क्यों रखा गया। तो बेटे, व्यवस्था का मतलब है पांचों आयामों में भागीदारी आदमी कर पाए। इसी को हम मनुष्य को विकास या जागृत व्यवस्था बोलो। बिल्कुल है। पहला शिक्षा और संस्कार, नंबर 2 न्याय और सुरक्षा, नंबर 3 उत्पादन, नंबर 4 विनिमय और नंबर 5 स्वास्थ्य और संयम। तो व्यवस्था का मतलब पांचों आयामों में भागीदारी करना। मनुष्य पांचों आयामों में भागीदारी करे, वो शिक्षा संस्कार में भी अपनी भूमिका निभाए, वो उत्पादन में भी अपनी भूमिका निभाए, न्याय और सुरक्षा ये सबकी जिम्मेदारी है। सबको न्याय के साथ जीना है। उत्पादन की भी सबकी जिम्मेदारी है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तु का उत्पादन कर पाए, यानी या समृद्धि को भी प्रमाणित करना है। उसके बाद विनिमय का कार्य है, यानी जो वस्तु मेरे पास ज्यादा है उसको देकर उसके बदले अपनी आवश्यकता की कोई दूसरी वस्तु लेना, ये विनिमय। और जो नंबर 5 और सबसे जरूरी, वैसे अभी जरूरी हमें लग रहा है लेकिन जागृति के बाद कोई आदमी बीमार पड़ेगा नहीं, तो नंबर 5 पे रखा गया स्वास्थ्य और संयम। मनुष्य इन पांचों आयों में भागीदारी करे, इसी को विकास या जागृति कहते हैं। यानी अपनी व्यवस्था को समझे, इन पांचों को समझे और अपना योगदान दे, इसी व्यवस्था को समझना है। इसी व्यवस्था में होना ही मनुष्य की मौलिकता है। सामाजिक व्यवस्था में व्यवहारिक कहते हैं। अभी तक हमारे विकास के मायने में सुख तो मिला नहीं। निरंतर सुख के लिए समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व चारों पूरा होना चाहिए। इसके बिना सुख नहीं है। अब बाबा जी क्या कह रहे हैं? सुख कहाँ है? तो सुख कहाँ है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में। ये चारों मुझे प्राप्त होते हैं तभी मुझे सुख का एहसास होता है, अन्यथा सुख नहीं है। इतना क्लियर है बेटा? तो आज के हमारे 3 सवाल खत्म हो गए। कल पेज नंबर 169 और सवाल भी बता देता हूं आपको। बाबा जी अभी विकास पर बात कर रहे थे। क्या है विकास? तो विकास को तो बता रहे थे कि बाबा जी अभी तो सड़क बनाना इसको विकास मान रहे हैं, लेकिन यहां विकास किसको मान रहे हैं? कि मानव की चेतना का विकास। जो अभी पशु मानव है, राक्षस मानव है, वो किस प्रकार से मानव बनेंगे, किस प्रकार से मानव चेतना में जाएंगे, इसको विकास कहा गया। यानी समझा जाए तो व्यक्ति समझदार हो जाए, उसको जीना आ जाए, यही विकास है। सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने में भी देखा, मानव को सुख, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व चाहिए। इनके बिना कहीं सुख मिलेगा नहीं, और अभी तक तो यही नहीं मिल रही है। तो शिक्षा यही है। तो कल का क्वेश्चन होगा, डार्विन ने भी विकास का सिद्धांत बताया है जो आज भी मान्य है। आपके विकास के सिद्धांत और डार्विन के विकास के सिद्धांत में क्या फर्क है? तो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी उसको पढ़ना थोड़ा सा, अगर कहीं से मिल जाए, तब फिर इसको क्वेश्चन को समझने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो अभी समय समाप्ति की तरफ है। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो बताएं, अन्यथा आज के इस पाठ्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यही अपने पठन को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।